नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रशेखर विश्वास आप सबके लिए सोशल साइंस का एक नया सीरीज लेकर आया हूँ। यह सीरीज इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लेकर होगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स के टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी शब्दावलियाँ होती हैं, उनके संदर्भ में होगा। और ये शब्दावलियाँ आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करेंगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जिससे आपके नंबर्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। इस सीरीज में पहला चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स का है, और आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। देखते हैं बच्चों, जो पहला टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ग्रोथ। सम ऑफ इंपॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, एक्सेट्रा। उसके अलावा डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स। ये कहना चाहते हैं कि विकास एक ऐसी उन्नति के रूप में परिभाषित करते हैं विकास को, जिसमें अधिक आय की प्राप्ति, समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से प्राप्त सम्मान जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर अपने इनकम की वृद्धि, मतलब उसके आय में अगर वृद्धि हो जाती है, तो उसको विकास मानता है। तो दूसरा व्यक्ति मानता है कि उसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। मान लीजिए महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, घर के काम काजों में व्यस्त हैं, और उनको बाहर जाने की छूट कम होती है, स्वतंत्रता कम होती है। अगर उन्हें बाहर जाने को मिलने लगे, वो चाहे कि मैं थोड़ा स्वतंत्र होकर अपने मर्जी से कहीं घूम सकूं, तो वो उस चीज को विकास मानती है। तो हर व्यक्ति के विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। आइए दूसरा टर्म्स देखते हैं। दूसरा टर्म है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट में बी मटेरियल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन में सुधार की क्षमता से है। यानी राष्ट्रीय विकास कैसे किसे कहते हैं? राष्ट्रीय विकास में जब उस राष्ट्र में रह रहे नागरिकों के जीवन में सुधार हो जाए। अब जीवन स्तर में सुधार की बात अगर हम करेंगे, तो जीवन स्तर में सुधार 3 चीजों से होता है। एक तो हेल्थ केयर है, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा हमने बताया था इनकम। इनकम, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये 3 चीजें किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन तीनों चीजों को इसमें शामिल किया जाए, जिसमें कह रहे हैं कि सुधार के उपाय भौतिक हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो उससे जीवन में सुधार होगा, तो इसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। तीसरा टर्म है बच्चों एवरेज इनकम। द एवरेज इनकम इज ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाई इट्स पॉपुलेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी कि औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय के रूप में जानते हैं। औसत आय देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ये कैसे प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या बराबर औसत आय, और इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तीसरा जो शब्दावली या टर्म है वह है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 year of age occurring among the 1000 lives birth in given geographical area during a given year। यह बता रहे हैं कि किसी भी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों के बीच मरने वाले बच्चों की संख्या जिन्होंने 1 वर्ष की आयु पूरी न की हो। अब ये तो बड़े समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वहाँ एक साल में 1000 बच्चे पैदा होते हैं, और 1000 जो बच्चे पैदा हुए, अगर उन्होंने बिना उसमें से किसी का डेथ हुए
सबने 1000 बच्चों ने 1 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो वहां की शिशु मृत्यु दर 0 है, वहां की शिशु मृत्यु दर 0 मानी जाएगी। लेकिन अगर वो 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं जीवित बच्चे, वह 1 साल की उम्र पूरी करने के दौरान उसमें से 5 बच्चे मर जाते हैं, तो यानी वहां की शिशु मृत्यु दर 5 है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टर्म पर। अगला टर्म है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन of an area at a particular time, aged 7 years or above, who can read and write with understanding। यह कह रहे हैं कि साक्षरता दर किसी स्थान विशेष में वहां की कुल जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों के प्रतिशत को कहा जाता है। इन आंकड़ों में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एरिया की जितनी जनसंख्या होती है, मान लो किसी एरिया की जनसंख्या 100 है, 100, और जो 7 साल पूरी कर चुके हैं उनकी बात हो रही है, मतलब 7 साल से बड़े लोग। अगर 1000 जनसंख्या में 900 लोग पढ़े हुए हैं तो 1000 नहीं, 100 की जनसंख्या में अगर 90 लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वो साक्षर है। तो यानी वहां की प्रतिशतता होगी 90%। 80 लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं, 100 में 80 लोग, तो वहां की जो साक्षरता दर होगी वह 80% होगी। आइए अब अगला देखते हैं। लिखा है कि साक्षरता दर को समझने का गणितीय सूत्र क्या है। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग इसको डिराइव करें तो क्या होगा कि साक्षरता दर बराबर शिक्षित जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। साक्षरता दर प्रतिशत बराबर शिक्षित जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। अगला है बच्चों नेट अटेंडेंस रेशियो। Net attendance ratio is defined as the ratio of the number of people in the official age group attending any educational institute in a particular class group to the total number of people in the age group। निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात जो है, निवल उपस्थिति अनुपात का अर्थ है कि 14 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, किशोर जिनको कहा जाता है, कुल किशोरों की संख्या में से स्कूल जाने वाले किशोर का प्रतिशत। यह आंकड़े 100 लोगों पर निकाले जाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष है। जैसे आपका मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में 100 बच्चे ऐसे हैं जो किशोर उम्र के हैं, मतलब उनकी उम्र 14-15 साल है, और उसमें से 100 में से 70 बच्चे स्कूल जाते हैं, 30 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो वहां का जो उपस्थिति अनुपात होगा वो 70% होगा। मतलब 70 बच्चे जा रहे हैं, 100 में से 70 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उपस्थिति दे रहे हैं विद्यालय में अपनी। तो ये होगा निवल उपस्थिति अनुपात। अगला बच्चों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट statistic of life expectancy, education and per capita income indicators which are used to rank countries in 4 tiers of human development। ये बता रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है। यानी हमने आपको पहले ही बताया था मानव विकास में किन चीजों को शामिल किया जाता है। मानव विकास में शामिल किया जाता है व्यक्ति की आय को, एजुकेशन को और हेल्थ केयर को। हेल्थ केयर जब अच्छा होगा तो जीवन मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसके जीवन जीने की उम्र बढ़ जाएगी। पहले अच्छा नहीं था, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लोग 40-50 साल की उम्र में मर जाते थे। लेकिन अब जापान में देखिए मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई कि वहाँ की उम्र अब 70-75 साल तक जाती है। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? इन तीनों चीजों की फैसिलिटी को देखता है, इन तीनों चीजों को देखता है कि किसी देश की आय, वहाँ के लोगों की आय कितनी है,
उनका एजुकेशन कितना है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, और इन तीन आंकड़ों को लेकर क्या करता है कि एक रैंक बनाता है, और उसी रैंक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है, जिसका उपयोग मानव विकास के 4 स्तरों में देशों को रैंक प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, आप इन्हें लिख भी सकते हैं। अगला बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको आप पिछले 2-3 सालों से पढ़ते आ रहे होंगे, पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। सतत विकास इसको कहते हैं। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। कहने का मतलब हम जो अभी की पीढ़ी है, हम अपनी जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, उसको वेस्ट ना करें, जिससे कि वो हमारी अगली जनरेशन को भी मिल सके। तो हम अपनी जरूरतों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और आने वाले पीढ़ी की जरूरतों को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही मतलब अपनी जरूरतें पूरी भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को जो है देखकर उनके लिए बचा कर रख रहे हैं। इसी को बोलते हैं सतत विकास। अगला है जो नवा जो टर्म्स है वह है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स एक्सेट्रा। कह रहे सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा लोगों की सामूहिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती हैं। यहां सामूहिक जरूरतें जो शब्द है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सबको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सब लोगों को जो है शिक्षा की जरूरत है। तो सरकार क्या करती है कि शिक्षा के लिए विद्यालय खोलती है और चिकित्सा के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स खोलती है। तो इन सब की जो है जो आवश्यकताओं को पूरा करता है सरकार, वो स्कूल, अस्पताल इत्यादि खोलकर, तो इन्हीं को जो है सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। अगला टर्म है बच्चों वर्ल्ड बैंक। इस शब्द को याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये क्या करता है? ये पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। वर्ल्ड बैंक का जो इसका निर्माण किया गया था वह विश्व युद्ध के बाद किया गया था, यानी देश के जो अलग अलग देशों के जो नुकसान हुआ था उनकी भरपाई करने के लिए। और ये क्या करता है? यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला है, हाँ, इसी को विश्व बैंक को, इसका नाम था पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और यह विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है बच्चों UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह क्या पब्लिश करता है? HDI पब्लिश करता है। HDI क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दो चीजें इसको याद रखिएगा, UNDP HDI पब्लिश करता है, जबकि विश्व बैंक जो है वह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देखा ये 11 जो है महत्वपूर्ण टर्म्स है जो डेवलपमेंट नामक चैप्टर में है, जो आपके इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो इसे आप याद कर लीजिए, इसे 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। अच्छा, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आप क्या करें, सीधे लिख के याद कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को पॉज कर करके बीच में इन्हें लिखिए, लिख के याद करिए। और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि उसके टर्म्स आपको जरूर याद होने चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें अपने, तो आंसर में इन टर्म्स को जब डालेंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो इस प्रकार बच्चों ये इस सीरीज का ये पहला वीडियो था। हम फिर अगले सीरीज में मिलेंगे आपसे। आप वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।